आज का हमारा विषय है भारतीय इतिहास की विषय वस्तु। इसके रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इतिहास पर हम बात करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अर्थ इस पृष्ठभूमि में हम देखेंगे और किस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रारंभ हुआ या इतिहास में किस प्रकार से इसे महत्व प्राप्त हुआ प्राचीन काल से, इस पर हम विचार करेंगे। विषय वस्तु के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या विशेषताएं थीं, अलग अलग काल में इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्राचीन काल में इसकी क्या स्थिति थी, फिर मध्यकाल में, मध्यकाल के अंतर्गत सल्तनत काल और मुगल काल के बारे में हम बात करेंगे, फिर आधुनिक काल में इसकी क्या स्थिति थी और अंत में निष्कर्ष देने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास की विषय वस्तु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के विषय वस्तु के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ने मानवीय समाज में महत्वपूर्ण सुधार का कार्य किया है, किंतु इसके उपरांत भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास में विस्तृत विवरण हमें प्राप्त नहीं होता। विज्ञान से अर्थ उस ज्ञान से जो योजनाबद्ध, क्रमबद्ध तथा प्रयोग सिद्ध है, जिसे तर्कों से या प्रयोगशाला में जिसे प्रमाणित किया जा सकता है, ये विज्ञान के तथ्य होते हैं। तकनीक अथवा प्रौद्योगिकी से अर्थ विज्ञान के ज्ञान का उचित प्रस्तुतिकरण है अथवा विज्ञान के प्रायोगिक रूप को या उसके व्यवहारिक रूप को तकनीक अथवा प्रौद्योगिकी कहा जाता है। टाइनबी का कथन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तकनीकी उन्नति और सभ्यता की प्रगति का संबंध नहीं रहा। यह बात उन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है जहां तकनीकी उन्नति तो हुई किंतु सभ्यता स्थिर बनी रही अथवा पुरोगामी हो गई। कुछ उदाहरणों में तकनीक तो स्थिर रही किंतु सभ्यता विकसित हो गई। टाइनबी ने आगे भी लिखा है कि कई अवसरों पर तकनीकी उन्नति सभ्यता के लिए भयावह सिद्ध हुई। उनका इशारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है टाइनबी का, जिस प्रकार से हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया और जिससे नुकसान हुआ, तो ये विज्ञान और तकनीकी उन्नति के दुष्परिणाम की ओर इशारा है। उस तरह की बात टाइनबी कह रहे हैं। तो टाइनबी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तकनीकी उन्नति होती है किंतु आवश्यक नहीं है कि उसके साथ साथ सभ्यता भी उन्नति की ओर बढ़े। कई बार तो तकनीकी उन्नति होती है लेकिन सभ्यता पीछे की ओर चली जाती है, अविकसित हो जाती है, नीचे की ओर गिर जाती है। और कई बार तकनीकी उन्नति न होने पर, अवनति होने पर भी सभ्यता विकसित हो जाती है। तो दोनों का सीधा संबंध स्पष्ट रूप से नहीं है कि तकनीकी उन्नति हो तो सभ्यता विकसित होगी। इस बात की ओर वो स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं। सर अल्फ्रेड इविंग ने लिखा, वर्तमान में यांत्रिक उन्नति के संबंध में विचारकों के विचार बदले हुए हैं। प्रशंसा के साथ आलोचना होने लगी है, संतोष का स्थान संदेह ने ले लिया है और संदेह धीरे धीरे भय में बदल रहा है। भारत के संदर्भ में 18वीं सदी के उत्तरार्ध से यांत्रिक युग या मशीनी युग या क्रांति कह सकते हैं, औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में हुई थी, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। किंतु इसके पूर्व भी प्राचीन काल से भारत में आयुर्विज्ञान, गणित, खगोल आदि के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई थी। शून्य का प्रयोग, दशमलव पद्धति, 7 दिनों की खोज कह सकते हैं, जो 7 दिवस होते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, सभी भाषाओं में ये भारत की देन है, भारत की देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद का ज्ञान पूरी तरह से भारतीयों पर या भारत के ऊपर निर्भर है। विषय वस्तु के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विशेषताएं क्या थीं, प्रत्येक काल के संदर्भ में हम विचार करेंगे। पहले प्राचीन काल के संदर्भ में भवन निर्माण एवं मूर्तिकला की तकनीक का विकास इस काल में हुआ। प्राचीन काल में विशाल काय एवं बृहदाकार भवन एवं मंदिर प्राचीन काल से भारत में प्राप्त होते हैं, जो इनकी उत्तम तकनीक को उजागर करते हैं। सम्राट अशोक के काल में यांत्रिकी के विकास का रूप
उच्च रूप इसके दर्शन होते हैं। उसके स्तंभ, स्तूप, गुफाएं उत्तम तकनीक को प्रदर्शित करती हैं। 50 से 60 फीट लंबाई और चौड़ाई वाले पत्थर जिनको ऊपर स्थापित किया गया है, जिनका वजन लगभग 50 टन से 60 टन के बीच होगा, असंभव सा कार्य लगता है। किस तकनीक का प्रयोग किया गया, किस तरह से उसमें चिकनाई का प्रदर्शन हुआ, किस तरह से उनको काटा गया, किस तरह से गुहा मंदिरों का और निवास हेतु गुफाओं का निर्माण किया गया, ये उत्तम प्रौद्योगिकी और तकनीक को प्रदर्शित करता है। पॉलिश की कला का विकास भी इस काल में हुआ। गुफाओं और मूर्तियों में पॉलिश करके जो चिकनाई लाई गई है वो आश्चर्यजनक है। स्मिथ भी इस तकनीक की प्रशंसा करता है तथा आश्चर्यजनक इसे स्वीकार करता है। गुप्तकालीन कला, तकनीक एवं विज्ञान का विकास। इस काल में आर्यभट्ट का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा एवं सूर्य का जो ग्रहण होता है, दशमलव प्रणाली, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि में आर्यभट्ट का योगदान महत्वपूर्ण था। विज्ञान, गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में इनके कार्य महत्वपूर्ण थे। इनका ग्रंथ आर्यभट्टियम उल्लेखनीय है। भौतिक शास्त्र के विकास में भी आर्यभट्ट का योगदान उल्लेखनीय था। क्षेत्रमिति, ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति का वास्तविक जन्मदाता आर्यभट्ट को स्वीकार किया जाता है। उदयगिरी, अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, बाघ की गुफाएं तथा चित्रकला, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र की मूर्तियां, सांची, तिगवा, नचना कुठार, भूमरा, देवगढ़ और भितरी गांव के मंदिर अपनी कला व तकनीक के लिए प्रसिद्ध हैं। गुप्तकालीन आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, चरक इस काल के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। इनके द्वारा स्थापित आयुर्वेद के सिद्धांत अब तक वर्तमान तक स्वीकार्य हैं और प्रचलन में हैं। भारतीय अंक पद्धति की देन। भारतीय अंक पद्धति को चीनियों तथा अरब के लोगों ने सीखा। अरब से यह अंक पद्धति पश्चिमी जगत तक पहुंची। अरब के लोग इस पद्धति को हिंदसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उन्होंने हिंदुस्तान से प्राप्त किया था। हिंदसा हिंदुस्तान से प्राप्त होने के कारण कहा जाता है उनके द्वारा। सम्राट अशोक के काल में इस पद्धति का उदाहरण देखा जा सकता है। शून्य का आविष्कार। ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी में भारतीयों के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया। सामान्यतया ऐसा स्वीकार किया जाता है। भारत से अरब देशों में तथा विश्व के अन्य हिस्सों में स्वीकार किया गया। अरब क्षेत्र में शून्य का प्रथम प्रयोग 1873 ईस्वी में प्राप्त होता है। बाराहमिहिर का योगदान तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण था। बाराहमिहिर को महान ज्योतिषी अथवा नक्षत्र शास्त्री स्वीकार किया जाता है। खगोल के क्षेत्र में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। बृहत संहिता इनकी प्रमुख कृति है। बाराहमिहिर ने यह बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है या पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ग्रहों के संचार और अन्य खगोलीय स्थिति का स्पष्टीकरण भी उनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा बृहद जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका की भी रचना की गई। बाराहमिहिर मगध का रहने वाला था। उज्जैन इसका कार्यक्षेत्र था। बृहत संहिता में उसने भारतीय भूगोल के विषय में भी लेख किया है। इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त का योगदान भी महत्वपूर्ण था। इनका कार्यक्षेत्र गणित और ज्योतिष अथवा नक्षत्र विज्ञान था। इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ब्रह्मास्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक अथवा खंड खाद्यक सिद्धांत। यह उत्तर गुजरात अथवा भिन्नमाल के क्षेत्र का निवासी था, इसलिए इन्हें भिन्न मालकाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता विष्णुगुप्त थे। इनके द्वारा बीज गणित के क्षेत्र में व्यापक कार्य किया गया तथा गणित का प्रयोग इनके द्वारा ज्योतिष में किया गया। इनके द्वारा सूर्य प्रकाश तथा तारों के प्रकाश के विषय में शोध कार्य किया गया। भास्कराचार्य के द्वारा ब्रह्मगुप्त को गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि दी गई थी। भास्कराचार्य जो बाद में हुए थे, इनसे भास्कराचार्य के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1114 में हुआ था। इनके द्वारा सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की गई, जो 4 भागों में विभाजित था। पहला भाग पाटीगणित अथवा लीलावती, दूसरा बीजगणित, तीसरा गोलाध्याय और चौथा ग्रह गणित। यह ग्रंथ क्रमशः अंकगणित, बीजगणित, ग्रहों की गति तथा गोले से संबंधित है। भास्कराचार्य के द्वारा कर्ण कौतूहल नामक ग्रंथ
भी लिखा गया। इसमें पंचांग तैयार करने के विषय में लेख प्राप्त होता है। इनकी रचना लीलावती अथवा अंकगणित अत्यधिक प्रसिद्ध है। अकबर के द्वारा फैजी से फारसी में इसका अनुवाद कराया गया था। जे टेलर ने 1816 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। भास्कराचार्य के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की खोज भी की गई थी। पृथ्वी पर आकाशीय पिंडों के गिरने का गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के आधार पर इन्होंने इसको प्रमाणित किया था। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की खोज का श्रेय आप सभी जानते हैं न्यूटन को दिया जाता है, किंतु इसके पूर्व ही भास्कराचार्य के द्वारा भारत में इसे खोज लिया गया था। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में विकास। इस क्षेत्र में गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल में पर्याप्त उन्नति हुई। इस क्षेत्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। जीवक नामक वैद्य बिंबिसार के काल में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में धन्वंतरी प्रसिद्ध वैद्य था। वाग्भट्ट का ग्रंथ अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय प्रसिद्ध हैं। इसका काल 700 ईस्वी के लगभग स्वीकार किया जाता है। अष्टांग संग्रह के बारे में जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका यदि अच्छा ज्ञान है तो अन्य ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, और यदि इसका ज्ञान नहीं है तो अन्य ग्रंथों को पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं होगा। तो इसके महत्व को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया। इस ग्रंथ में रोगों के कारण, भोजन ग्रहण करने का तरीका तथा रोगों के उपचार के विषय में, उसकी पद्धति के विषय में उल्लेख किया गया है। पालकप्य के द्वारा, ऋषि माने जाते हैं पालकप्य के द्वारा हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रंथ, जिसमें हाथियों के स्वास्थ्य, उनके रोगों तथा उसके निदान के विषय में लेख किया गया है, रचना की गई। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में विकास हुआ। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री हुए। इस काल में पारा आविष्कृत हुआ। नागार्जुन ने रस रत्नाकर एवं रसेंद्र मंगल नामक ग्रंथ लिखा। नागार्जुन संभवतः 10वीं शताब्दी में हुए थे। अलबरूनी ने इनके बारे में लिखा है कि अलबरूनी से 100 साल पहले नागार्जुन सोमनाथ के निकट देहक नामक स्थान में पैदा हुए थे। ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन पारे के शोधन से सोना बनाने की तकनीक की जानकारी रखते थे। उन्होंने पारे का शोधन 18 बार उसका शोधन करने के लिए प्रक्रिया निश्चित की थी, तय किया था। शिल्प एवं धातु विज्ञान। मानसार शिल्प शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। इस ग्रंथ में भवन निर्माण कला, मूर्ति निर्माण कला, तक्षण कला, वायु वेग से उड़ने वाले रथों का विवरण प्राप्त होता है। इस ग्रंथ की रचना मानसार ने ही की थी। महरौली का स्तंभ जो लोहे से निर्मित है, धातु विज्ञान की उन्नति को प्रदर्शित करता है। इस स्तंभ में जंग न लगना तथा उसके चिकनापन जो आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्यजनक है। अब हम देख लेते हैं कि मध्यकाल में क्या स्थिति थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। सल्तनत काल में, मध्यकाल में पहला भाग सल्तनत काल। राजकीय कारखाने थे। सुल्तान, उनके परिवार तथा अमीर उमरा वर्ग एवं दरबार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजकीय कारखाने स्थापित किए गए थे, जिसमें उत्तम तकनीक से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। इन उत्पादों में शिल्प की वस्तुएं, कालीन एवं उच्च वर्ग की आवश्यकताओं की प्रमुख वस्तुएं होती थी। कृषि अनुसंधान विषयक विवरण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हमें प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। उसने कृषि की उन्नति अनुसंधान के लिए भी एक योजना तैयार की थी। उसके लिए पृथक बजट उसने आवंटित किया था और शासकीय अधिकारियों के नेतृत्व में ये कार्य किया गया, किंतु जनता और उन अधिकारियों की अरुचि के कारण ये बहुत सफल नहीं हुआ, किंतु ऐसा प्रयास उसके द्वारा किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में इस काल में विकास हुआ। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का विकास इस काल में हुआ था। यूनानी तकनीक से भी चिकित्सा संबंधी कार्य संपादित किए जाते थे। यद्यपि आयुर्वेदिक चिकित्सा का मूल जो सिद्धांत था, उसका अनुसरण जो किया गया वो प्राचीन ही बना रहा। खगोल, ज्योतिष तथा नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई। इस काल में बड़े पैमाने पर फलित ज्योतिष का प्रयोग होता था। फिरोज शाह तुगलक के काल में वेधशाला का निर्माण कराया गया, जिसमें खगोल एवं नक्षत्र विज्ञान के विषय में पर्याप्त उन्नति हुई। फलित ज्योतिष के विषय में आप सभी जानते होंगे, जिससे फल कथन किया जाता है। वर्तमान में भी ये प्रचलन में है। कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। सल्तनत काल में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके लेखन से क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ। 13वीं शताब्दी के अंत में कागज का प्रयोग भारत में प्रारंभ हुआ, ऐसा अमीर खुसरो ने उल्लेख किया है। चरखे और रहट का प्रयोग इस काल में शुरू हुआ। ईसामी की रचना फुतुह उस सलातीन में चरखे के प्रयोग का विवरण प्राप्त होता है, जिससे कपड़ा उद्योग इसमें तीव्र विकास हुआ। रहट
के प्रयोग के प्रारंभ से सिंचाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति हुई। विभिन्न घड़ियों का प्रयोग किया गया। फिरोज शाह के द्वारा फिरोजाबाद में नक्षत्र घड़ियाँ, धूप की घड़ी और जल घड़ी लगवाई गई। इस प्रकार समय ज्ञान और नक्षत्र ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ। मध्यकाल में मुगल काल के विषय में हम देखेंगे। शिक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञान और तकनीक को महत्व दिया गया। इरफान हबीब ढूंढ कर निकालते हैं कि कहाँ कहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति हुई थी। इरफान हबीब लिखते हैं, उन्होंने जानकारी दी कि अकबर ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान, अंकगणित, ज्यामिति, खगोल विद्या, वास्तु चिकित्सा शास्त्र, गणित एवं भारतीय विज्ञान को सम्मिलित कराया। आईने अकबरी में धातु की प्रक्रिया से संबंधित एक अध्याय लिखा गया है। अबुल फजल के द्वारा धातुओं के मूल, उसके गुरुत्व के निर्धारण, खनिज धातुओं को गलाने एवं सिक्के में ढालने की प्रक्रिया का विवरण अबुल फजल एक अध्याय में लिखता है। इससे इस काल की प्रौद्योगिकी और तकनीक का पता चलता है। विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें शराब तैयार करने की विधि जो आसवन विधि कहलाती है, आटा पीसने की तकनीक का विकास हुआ, बंदूकों, सामूहिक बंदूकों, कई बंदूकों को एक साथ किस तरह सफाई की जाए, इसकी प्रक्रिया का विवरण मिलता है। इस काल में बंदूक निर्माण एवं तोप निर्माण का विकास हुआ। इस काल में विभिन्न प्रकार की बंदूकों, जिसमें घोड़ा दबाकर दागी जाने वाली बंदूक, अबुल फजल इसका श्रेय अकबर को देता है, इसके आविष्कार का श्रेय देता है। छोटी तोपें और बड़ी तोपों का निर्माण भी होता था। उदाहरण के लिए गोलकुंडा के किले में औरंगजेब काल की एक तोप रखी हुई है, जिसका नाम है फतेह रहब। इस काल में भारी तोप का निर्माण भी होता था। मलिका-ए मैदान नामक तोप का निर्माण एक तुर्की इंजीनियर मोहम्मद बिन हसन रूमी ने 1549 में किया था। यह 5 धातुओं से निर्मित है और इसका वजन 55 टन था। यूरोपीय विज्ञान में रुचि भी इस काल में प्रदर्शित की गई। यद्यपि इस काल में यूरोप में जो कुछ प्रगति हो रही थी उसका सीधा प्रभाव यहाँ नहीं पड़ रहा था, लेकिन कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे सरदार दानिशमंद खान ने यूरोपीय विज्ञान में रुचि प्रदर्शित की। खगोल विज्ञान, भूगोल तथा शरीर विज्ञान में उसकी रुचि थी, उसके प्रिय विषय थे। उसने फालवा बर्नियर को दिल्ली में नियुक्त किया। बर्नियर ने दानिशमंद खान को उन खोजों के विषय में जो हार्वे ने शरीर में रक्त प्रवाह के विषय में किया था, एवं जीन फैक्विट ने पाकरस के रक्त में परिवर्तन की जो प्रक्रिया थी उसका जो अध्ययन किया था, उसके बारे में इसको जानकारी दी थी। कला के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। मुगल काल में स्थापत्य कला की मिश्रित तकनीक का विकास हुआ तथा बड़े महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण इस काल में हुआ। आप इन सभी से परिचित हैं। शाहजहां के काल में स्थापत्य अपने चरम पर पहुंचा। अकबर के काल में संगीत कला की पर्याप्त उन्नति हुई। जहांगीर के काल में चित्रकला की तकनीक विकसित हुई। इस काल में विशेषकर कला की तकनीक के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम समन्वय का उदाहरण देखा जा सकता है। स्थापत्य कला के सारे उदाहरण दिल्ली और आगरा के समीप इसके आसपास देखे जा सकते हैं। राजकीय कारखाने भी इस काल में थे। मुगल काल में भी सल्तनत काल की तरह राजकीय कारखाने स्थापित थे, जो मुगल बादशाहों के परिवारों, दरबार तथा अमीर वर्ग की आवश्यकताओं हेतु वस्तुओं का निर्माण करते थे, जिसकी तकनीक उत्तम होती थी। उत्तम क्वालिटी की अच्छे प्रकार की वस्तुएं इन कारखानों में निर्मित की जाती थी। किंतु यह तो निश्चित है रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि मध्यकाल में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत प्रगति नहीं हुई थी, या इसको बहुत महत्ता प्राप्त नहीं थी। सामान्य महत्व निश्चित रूप से प्राप्त थी। आधुनिक काल के बारे में देखते हैं। ब्रिटिश खोजों और आविष्कारों का प्रयोग भारत में हुआ। अंग्रेजों ने भारत को विज्ञान की उन्नति के लिए उपयुक्त नहीं माना। इस कारण उनकी यह मान्यता रही कि विज्ञान की खोज और आविष्कार तो इंग्लैंड में होंगे, किंतु उसकी प्रयोगशाला भारत होगी, या उसका उपयोग भारत में करके देखा जाएगा प्रयोग के तौर पर। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना अंग्रेजों ने प्रारंभ की। अंग्रेजों ने भारत में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रारंभ की। कोलकाता में 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1845 में मुंबई मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। रुड़की में थॉमस कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था की स्थापना की गई। 1939 तक कुल मिलाकर 7 इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भारत में हुई थी। कृषि प्रौद्योगिकी और शोध संस्थान 1814 में रेशम उत्पादन शोध कार्य TMH स्मिथ के द्वारा किया गया। ये पूसा बिहार में ये संस्थान स्थापित किया गया, जहाँ कृषि शोध संस्थान
था या स्थापित हुआ। जीवाणु विज्ञान की प्रयोगशाला, जीवाणु विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता में जीवाणु वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। जीवाश्म शोध का कार्य 1862 में भारत में प्रारंभ किया गया। इस हेतु एक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। महामारियों पर शोध सन 1890 से इस पर शोध कार्य प्रारंभ हुआ। भारत में ये कराया गया अंग्रेजों के द्वारा। मौसम विज्ञान पर शोध कार्य प्रारंभ हुआ। अनुसंधान मौसम संबंधी भविष्यवाणियों के संबंध में अनुसंधान कार्य कोलकाता में प्रारंभ हुआ। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई, जो बिजली उत्पादन की तकनीक विकसित हुई। सिंचाई कार्य दामोदर घाटी से प्रारंभ उसकी परियोजना हुई। मिलों की स्थापना एवं औद्योगिक तकनीक, इस क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा कार्यवाही की गई। 1853 में प्रथम कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित हुआ। 1879 तक इस तरह की 56 मिलें भारत में स्थापित हो चुकी थीं। बंगाल जूट मिल 1855 में स्थापित हुई। 1882 तक 22 जूट की मिलें स्थापित हो चुकी थीं। 20वीं सदी के प्रारंभ तक 206 कपड़ा मिलें भारत में स्थापित हो चुकी थीं। विभिन्न औद्योगिक तकनीकों का विकास, लकड़ी की मिलें, ऊनी कपड़े के लिए मिल, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कागज निर्माण कार्य, चीनी की मिलें, चमड़े की मिलें, इस्पात निर्माण 1913 से प्रारंभ हुआ। सीमेंट निर्माण का कार्य, दिया सलाई उद्योग, शीशा उद्योग की स्थापना अंग्रेजों द्वारा भारत में की गई। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रारंभ की गई। 1911 में कच्चा लोहा तैयार हुआ और 1913 में भारत में इस्पात बनना प्रारंभ हुआ। ये बड़ा क्रांतिकारी कार्य था। यातायात के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। WBM सड़कों का निर्माण, वाटर बॉन्डेड मैकडम से कहा जाता है, उसका मैकडम ने विकास किया था इंग्लैंड में और उसका प्रयोग भारत में हुआ। पक्की सड़कें भी बनाई गईं। विकास कार्य इस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। मोटर गाड़ी के निर्माण, रेलवे ट्रैक, रेलवे इंजन आदि के निर्माण हेतु तकनीकी का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। खनन एवं खनिज क्षेत्र में विकास हुआ। मैग्नीज, अभ्रक, सोरा, पेट्रोलियम आदि का खनन प्रारंभ हुआ। खनिज के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का पर्याप्त विकास हुआ। इसके साथ साथ चावल मिलों की भी स्थापना हुई तथा नमक उद्योग भी विकसित हुआ। नील उद्योग की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा भारतीय कृषकों को नील की खेती के लिए बाध्य किया गया। इससे आप परिचित होंगे। प्रताड़ित किया गया, भारतीय कृषकों को मजबूर किया गया कि वो नील की खेती करें और इसके बाद उसके कारखाने स्थापित किए गए। 1782 से नील के कारखाने बंगाल के क्षेत्र में स्थापित हुए। 899 नील की फैक्ट्रियां बंगाल के क्षेत्र में स्थापित थीं। औद्योगिक प्रदर्शनी का प्रारंभ कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने अधिवेशनों में किया गया। 1901 से प्रारंभ किया गया। इससे भी उद्योग के विकास, उसकी तकनीक का प्रदर्शन हुआ, उससे सहायता मिली। निष्कर्ष के रूप में हम देख लेते हैं, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी था भारत। प्राचीन काल में आयुर्वेद, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, खगोल एवं नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में भारत निश्चित रूप से विश्वगुरु था। विश्व के नेतृत्व करने में वह सक्षम था। मध्यकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की गति मंद हुई। सल्तनत काल एवं मुगल काल में कला के क्षेत्र में, विशेषकर स्थापत्य कला के क्षेत्र में मिश्रित तकनीक का विकास हुआ तथा अन्य क्षेत्रों में भी कुछ विकास दृष्टिगोचर होता है। किंतु विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास की गति विदेशी आक्रमण, लूटपाट और युद्धों के कारण तथा विदेशी शासकों के कारण एवं धार्मिक उन्माद की नीति के कारण यह गति मंद पड़ गई। जो प्राचीन काल में थी वह मध्यकाल में आकर अवरुद्ध हुई। आधुनिक काल में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूरोप की पश्चगामी रही, यूरोप के पीछे पीछे चली। आधुनिक युग में भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, जिसके कारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति यूरोप की तुलना में अत्यंत धीमी रही और बाद में शुरू हुई। इस संदर्भ में अंग्रेजों ने कार्य यहाँ पर किया वह मुख्य रूप से अंग्रेजों के हित लाभ और स्वार्थों को पोषित करने वाले थे। इस काल में भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूरोप का अनुसरण करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। वही आविष्कार, वही खोज जो यूरोप में हुए थे, उसी का अनुसरण, क्योंकि अंग्रेज भारत में शासक भी थे, तो उसी ढर्रे पर जिस तरह से यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद मशीनी क्रांति का प्रयोग हुआ, उसी तरह से भारत में भी उनका अनुसरण किया गया।
विषय वस्तु के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारतीय इतिहास में सदा महत्वपूर्ण रही। प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो अथवा आधुनिक काल हो, उसे महत्व अवश्य दिया गया। प्राचीन काल में उन्नति तीव्र थी, मध्यकाल में मंद पड़ी, आधुनिक काल में अंग्रेजों के काल में भी धीमी रही। भारत की आज़ादी के बाद प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति तीव्रता के साथ हो रही है। अंग्रेज सरकार के विषय में अंग्रेजों के काल में रोनाल्ड रॉस ने लिखा, विज्ञान के मामले में भारत सरकार खच्चर जैसी है, जब तक हाँकी न जाए यह कुछ भी करने वाली नहीं है। डॉक्टर अमलेश त्रिपाठी लिखते हैं, अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियां तथा उद्योग पद्धति भारत में अंग्रेजों के अपने लाभ की नीति के साथ अनचाहे रूप में आ गया था। आर.सी. दत्त ने लिखा, अंग्रेजों ने उद्योगों के क्षेत्र में हो सकने वाली क्रांति को भारत में दबा दिया। विदेशी पूंजी से भारत में स्थापित होने वाले नए उद्योग मुख्यतः निर्यात के उद्देश्य से स्थापित किए गए। भारतीय रेलवे का निर्माण भी व्यावसायिक लाभ के लिए ही किया गया था।